जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाय संतोष चौहान। सबसे पहले मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। आज हम लोग जो है राष्ट्रीय आय का जो सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है, जो सबसे खास है, जीडीपी, जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग जो है समझेंगे जो है कि जीडीपी होता क्या है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, इसकी जो परिभाषा होती है एक वित्तीय वर्ष में। आगे हम लोग समझेंगे कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। एक वित्तीय वर्ष में किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर, घरेलू अर्थव्यवस्था को भी समझेंगे। एक वित्तीय वर्ष में किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म आएगा, अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम वस्तुओं का मूल्य की बात हो रही है, तो हर चीज को हम समझेंगे। फिलहाल परिभाषा तो यही है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आइए इसको एक बार फिर से थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जीडीपी, एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंदर, किसी भी देश की जो भी अर्थव्यवस्था होगी उसकी अपनी एक घरेलू सीमा होती है। घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा में कुछ अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं, इनको भी समझते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया, एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच की जो अवधि है 12 महीने की, इसी 12 महीने की अवधि को एक वित्तीय वर्ष कहा जाता है भारत में। एक वित्तीय वर्ष से अभिप्राय किसी वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च के मध्य 12 महीने की अवधि से है। जैसे अभी जो अगर देखा जाए 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर देखा जाए, इसको अगर हम पूरा लिख देते हैं 2026, तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच की जो अवधि है 12 महीने की, ये 12 महीने की अवधि को भी बोला जाता है एक वित्तीय वर्ष। तो जीडीपी की गणना में जो वर्ष लिया जाता है वो वित्तीय वर्ष लिया जाता है। और कहाँ से लिया जाता है? 1 अप्रैल से लिया जाता है। 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष के 31 मार्च तक। आइए समझते हैं इसकी घरेलू सीमा क्या होती है। घरेलू सीमा में क्या क्या आता है। भारत की भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा सहित भारत आपको दिखाई देता है, भारत की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। इसमें जो भारत की एक स्थलीय सीमा है तो एक जलीय सीमा भी है। तो यानी जल और थल, एक जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को अगर मिलाकर अगर देखा जाए, जो भारत आपको दिखाई देता है वही पूरा, जो भारत आपको दिखाई देता है वही भारत की भौगोलिक सीमा है। जो चारों तरफ से भारत जो घिरा हुआ है, एक तरफ जो है जल से तो एक तरफ पहाड़ों से। नीचे अगर देखा जाए तो पूरब साइड अगर नीचे जाए तो इधर जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, तो पश्चिम साइड अगर देखें तो इधर जो हमारा अरब सागर है, नीचे जो हमारा हिंद महासागर है, ऊपर जो हिमालय पर्वत है। तो भारत की जो भौगोलिक सीमा है, भौगोलिक सीमा को भी शामिल किया जाता है भारत की घरेलू सीमा में। यानी जो भारत की घरेलू सीमा है इसकी भौगोलिक सीमा से बड़ी होती है। और क्या क्या शामिल किया जाता है जीडीपी में? देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले वायुयान, जलयान, सड़क, रेल तथा अंतरिक्ष यान, हम इसे भी जो है जीडीपी में शामिल करते हैं। जो हमारे देश के निवासी हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं,
या भारतीय वायुयान, भारतीय हवाई जहाज जो एक देश से दूसरे देश की यात्रा करती है, भारतीय एयरलाइन और दूसरे, या भारतीय रेल लाइन जो एक देश से दूसरे देश से कनेक्ट होती है, या भारतीय सड़क, या अंतरिक्ष यान। यानी भारत की भौगोलिक सीमा से निकल के जब हम जो है, चाहे हम अंतरिक्ष में जाएं या सागर में जाएं या समुद्र में जाएं या दूसरे देशों में जाते हैं और व्यापार करते हैं, तो इसी भी जो जीडीपी में शामिल किया जाता है, ये भी भारत की घरेलू सीमा में आती है। यानी जो उत्पादन, जो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जो सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, चाहे अंतरिक्ष में हो, चाहे सागर महासागर में हो या दूसरे देश में हो, अगर भारतीय लोगों द्वारा किया जाता है, भारत के निवासियों द्वारा किया जा रहा है, जो दूसरे देशों में वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं दूसरे देशों में जाकर, तो उन्हें भी भारत की जीडीपी में शामिल किया जाता है। भारत की घरेलू सीमा उसकी भौगोलिक सीमा से काफी बड़ी होती है। तीसरा, मछली पकड़ने वाली नौकाएं, तेल एवं प्राकृतिक गैस लाइन पाइप, तैरती हुई प्लेटफार्म जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में उत्पादन करते हैं। भारत की जो जलीय सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो जल सीमा है, कई देशों के साथ लगती है। भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा जो है श्रीलंका के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, इधर जो है बांग्लादेश के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, मालदीव के साथ है, माली के साथ है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं कई देशों से जुड़ी हैं, कई देशों से लगी हुई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में जो है भारतीय लोग जाकर जो नौकाएं करते हैं, जो मछलियां पकड़ते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो तेल और प्राकृतिक गैस जो प्रोडक्शन उसका होता है इन सीमाओं के अंदर, या जो तैरते हुए जो प्लेटफॉर्म है, इन सबको जो है भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है। यानी देखें तो घरेलू सीमा काफी बड़ी है। भारत के विदेशों में दूतावास तथा सैन्य प्रतिष्ठान, जो भारतीय जो एम्बेसडर हैं, जो दूसरे देशों में लगे हुए हैं, जो जिसे हम एम्बेसी बोलते हैं, एम्बेसी में जो भारतीय दूतावास हैं जो अपनी सेवाएं वहां पर देते हैं, उनकी सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे भी भारत की जीडीपी में शामिल किया जाता है। सैन्य प्रतिष्ठान, भारत ने जो भी कई देशों में जो अपने सैन्य प्रतिष्ठान बना रखे हैं, आर्मी बेस बना रखे हैं, या भारतीय आर्मी जो है दूसरे देशों को जो है ट्रेनिंग देती है, सिखाती है, अपनी सेवाएं देती है, तो उन सेवाओं का जो मूल्य होता है हम उसे भी भारत की जीडीपी में शामिल करते हैं। तीसरा, भारत की घरेलू सीमा, इसमें एक टर्म आया है अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। तो जीडीपी में जो है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के पार कर गई होती हैं। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके मूल्य में वृद्धि की संभावना नहीं रहती है। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पूरी तरह से तैयार होती हैं बिकने के लिए, इनके मूल्य में वृद्धि की संभावना नहीं रहती है। अंतिम वस्तुएं अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तो जीडीपी की गणना में जो है जब वस्तु सेवाओं को जो मूल्य निकाला जाता है, तो यहाँ पे हम अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही जीडीपी में शामिल करते हैं। जीडीपी में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करते हैं। किसान ने गेहूं का कितना उत्पादन किया, गेहूं का क्या मूल्य हुआ, हम उसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। गेहूं से आटा बनाया गया, आटा का क्या मूल्य हुआ, हम उसे जो है जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। आटे से जो है अगर रोटी बनी तो रोटी का जो मूल्य होगा, जो चूंकि रोटी अंतिम रूप से खाने के लिए तैयार है, अंतिम उपभोक्ताओं के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में जो रोटी का मूल्य होगा या जो ब्रेड का मूल्य होगा, हम उसी को क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि वह वो अंतिम वस्तु होती है। सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास शामिल होता है। जो जीडीपी होता है इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो है जो मशीनें होती हैं इसमें अक्सर जो टूट फूट होती रहती है, घिसावट होती रहती है, तो इनकी घिसावट का जो मूल्य होता है, इनकी रिपेयरिंग का, इनकी मरम्मत के जो खर्चे आते हैं, हम इसे भी जीडीपी में शामिल करते हैं। तो ये रहा हमारा सकल घरेलू उत्पाद रहा। चलिए हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
एक तरफ हमने लिखा है सकल घरेलू उत्पाद और दूसरी तरफ लिखा है शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और इसमें जो है मूल्यह्रास शामिल होता है। अगर हम इसी मूल्यह्रास को निकाल दें, यानी ये जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी, अगर इसमें से हम मूल्यह्रास निकाल दें, मूल्य ह्रास निकाल दें, तो यही जो जी है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एनडीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनडी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषाओं में ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है, इसमें नहीं होता है। यानी अगर बात करें शुद्ध घरेलू उत्पाद की, तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं, लेकिन इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर या एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, लेकिन इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। बस इतना का ही अंतर है, इसमें शामिल है, इसमें नहीं शामिल है। यानी ये जो हमारा एनडीपी होता है, जो एनडीपी होता है, एनडीपी, ये होता क्या है? ये जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी, इस जीडीपी में मूल्यह्रास शामिल है, जीडीपी में मूल्यह्रास शामिल है। हम क्या करेंगे? इसी जीडीपी में से मूल्यह्रास को निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? मूल्यह्रास को निकाल देंगे, तो हमको मिल जाएगा एनडीपी। हम क्या मिल जाएगा? एनडीपी। बस इतना सही अंतर है। अब एक चीज हम और समझेंगे, ये जो जीडीपी होता है या ये जो एनडीपी होता है, इन दोनों की जब गणना की जाती है तो दोनों की गणना साधन लागत पर भी की जाती है और बाजार कीमत पर भी की जाती है। साधन लागत पर और बाजार कीमत पे। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। जीडीपी, जीडीपी, दो चीजें हमको मिलेंगी। जीडीपी की जो आकलन किया जाता है, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी तरह जो हमारा एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं, इसका भी जो आकलन किया जाता है एनडीपी एनडीपी एट फैक्टर कास्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। समझते हैं दोनों को। चलिए, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो है, उत्पादन के जो साधन होते हैं वे उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन के साधन जो अपना योगदान देते हैं, तो उनको भी तो कुछ चाहिए, उनको भी तो उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादन का जो पहला साधन है, जिसे हम कहते हैं भूमि, क्या कहते हैं? भूमि। भूमि को क्या चाहिए? लगान चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया में भूमि या जमीन ने जो अपना योगदान दिया है, बदले में उसे क्या चाहिए? लगान चाहिए, पूंजी। क्योंकि जो उत्पादन में पूंजी का भी अहम योगदान होता है, तो पूंजी को क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। श्रम, उत्पादन प्रक्रिया में श्रम का भी अपना योगदान होता है, श्रमिक भी अपना श्रम बेचते हैं। इनको क्या चाहिए? मजदूरी चाहिए, मजदूरी। और साहसी
जो उत्पादन करने का रिस्क उठाता है साहसी को क्या चाहिए? लाभ चाहिए, प्रॉफिट। तो भूमि, पूंजी, श्रम और साहस ये क्या है? ये साधन है। क्या है? साधन है, यानी इन्हीं को हम बोलेंगे फैक्टर है। क्या है? ये हमारे फैक्टर है। तो इन साधनों पे जो खर्चा आएगा, क्योंकि ये साधन जो है उत्पादन में अपना योगदान दिए हैं, तो इस योगदान के बदले इनको भी तो कुछ चाहिए। तो इनको क्या चाहिए? लगान चाहिए, ब्याज चाहिए, मजदूरी चाहिए और लाभ चाहिए। तो इनकी सेवाओं का जो मूल्य है, सेवाओं का जो मूल्य है, अगर सारे मूल्य को जोड़ दिया जाए तो इसी को बोलते हैं फैक्टर कास्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कास्ट बोलते हैं, साधन लागत कीमत बोलते हैं, साधन लागत कीमत, है ना। तो जीडीपी में अगर शामिल करें जो है, अगर हम केवल इसको शामिल करें, किसको? फैक्टर कास्ट को, यानी उत्पादन में जो है जितनी साधन लगे हुए हैं उनका जो मूल्य है ना। सपोज कीजिए लगान को मिला 100 रुपया, ब्याज को मिला 150 रुपया, मजदूर को भी मिला 150 रुपया, और सासी को किला मान लेते हैं इसको मिला केवल 100, इसको मिला 100 रुपया। तो टोटल मूल्य कितना हुआ? ये हो गया हमारा 300, 400, 500। कितना हो गया? 500। तो हमारा जो फैक्टर कास्ट हो जाएगा 500। यानी जब हम जीडीपी का आकलन जो है, जीडीपी का अनुमान जो है फैक्टर कास्ट पर लगाएं, साधन लागत कीमत पर लगाएं, तो इसी को बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, यानी साधन लागत पे सकल घरेलू उत्पाद। फैक्टर कास्ट कितना हो गया? 500 रुपये। सपोज कीजिए जो है कोई ऐसी वस्तु का उत्पादन हुआ है, किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन हुआ है जिसका साधन लागत कीमत जो है, यानी फैक्टर कास्ट कितना है? 500 रुपया। 100 रुपया लगान को मिला, मतलब 100 रुपया भूमि को चला गया, 150 रुपया जो है पूंजी को चला गया, 150 रुपया मजदूरी श्रम को चला गया, और 100 रुपया जो साहसी को। मतलब ये जो 4 साधन है जो इन्होंने अपना योगदान दिया है, इनकी योगदान, इनकी सेवाओं को जो मूल्य है वो ये है। सारी सेवाओं के मूल्य को जोड़ देंगे तो इसी को बोलते हैं फैक्टर कास्ट। अब सपोज करो कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो है जो 4 सेवाएं लगी हैं, जो 4 साधन लगे हैं, इनका जो मूल्य कितना है? 500, और 500 रुपये में जो किसी वस्तु को अगर बेचा जा रहा है तो वही है जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। लेकिन सरकार क्या कहती है? सरकार कह रही कि यदि आप इस वस्तु को 500 रुपये में बेचेंगे तो हम आपसे टैक्स भी लेंगे। क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। सरकार ने इस पर क्या लगा दिया? सरकार ने इस पर 20% टैक्स लगा दिया कि अगर फैक्टर कास्ट पे जिस वस्तु को आप बेचेंगे हम उस पर क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। तो 500 का अगर देखा जाए, 500 का 20%, 500 का 20% कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपये। तो अगर हम क्या करें, इस 100 रुपये के जो है इस फैक्टर कास्ट में जोड़ दें तो अब मूल्य कितना हो जाएगा? 600 का। अब ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा फैक्टर कास्ट, कितना है? 500। सरकार ने इस पर टैक्स लगा दिया, टैक्स का मतलब वो जीएसटी लगा दिया। कितना लगा दिया? 100 रुपये। फिर जो है जो फर्में, जो उत्पादक है, सरकार से आर्थिक सहायता मांग रही हैं, करें थोड़ा सा कुछ माफ कर दीजिए, थोड़ा हमें कुछ सब्सिडी दे दीजिए, आर्थिक मदद कर दीजिए। अगर सरकार इस पर कुछ मदद दे रही है, क्या दे रही है? मदद दे रही है। ये मान लीजिए कितना हो गया? 600 रुपये का। सपोज कि सरकार ने क्या किया, इसमें जो है 50 रुपये का सब्सिडी दे दिया, यानी आर्थिक मदद दे दी, आर्थिक मदद कर दी 50 रुपये की, तो हम इसे माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 550। तो ये जो 550 है यही है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसको फिर से समझते हैं। यह है फैक्टर कास्ट। सरकार ने टैक्स लगाया, तो हमने क्या किया? टैक्स को इसमें जोड़ दिया। सरकार ने जो है हमको कुछ आर्थिक मदद की, हमको जो है कुछ सब्सिडी दी, तो हम क्या किए? ये सब्सिडी को घटा दिए, सब्सिडी को जो है घटा दिए। टैक्स को फैक्टर कास्ट में जोड़ा, सब्सिडी को घटा दी, चूंकि यह सरकार हमको आर्थिक मदद दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जो आया हमारा फैक्टर कास्ट कितना था? 500। टैक्स कितना लगा? 100 रुपये। सब्सिडी कितनी मिली? 50 रुपये। टोटल कितना आ गया? 550। तो ये जो 550 है इसी को बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी जो मार्केट प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है
ये फैक्टर कास्ट में जो है हम टैक्स को जोड़ दिए रहते हैं और सब्सिडी को क्या किए रहते हैं, घटा दिए रहते हैं, सब्सिडी को घटा दिए रहते हैं। अगर हमें इनके अंतर को देखा जाए, टैक्स में से अगर सब्सिडी घटा दें तो हो जाएगा फैक्टर कास्ट प्लस, इसको हम बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी जो टैक्स हमसे जब सब्सिडी घटा देते हैं, आर्थिक सहायता घटा देते हैं, तो जो शुद्ध बचता है उसी को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। यानी फैक्टर कास्ट में जब हम NIT जोड़ देंगे तो हमको मिल जाता है मार्केट प्राइस। क्या मिल जाता है? मार्केट। यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया। अब चलिए हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है हमारा GDP। क्या है? GDP एट फैक्टर कास्ट। क्या है? फैक्टर कास्ट। अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, NIT जोड़ दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दें, तो ये जो फैक्टर कास्ट है वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हो जाता है हमारा GDP एट मार्केट प्राइस। यही है GDP एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद। या ये जो हमारा GDP है, GDP एट जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस का मतलब है कि इसमें टैक्स इंक्लूड है, टैक्स शामिल है। अगर इसमें से हम टैक्स को घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें, तो हमको मिल जाएगा ये मार्केट प्राइस जो फैक्टर कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी GDP एट फैक्टर कास्ट हो जाएगा। GDP एट फैक्टर कास्ट जो हमारा ये है। तो हमको यहाँ पे दो फार्मूले भी मिल जा रहे हैं, दो फार्मूले भी मिल जा रहे हैं। साधन लागत पे सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है। अब आते हैं हम शुद्ध में आ जाते हैं। जो हमारा NDP है, NDP अगर हम फैक्टर कास्ट ले लें तो ये हो गया साधन लागत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर हम ले लें NDP एट मार्केट प्राइस तो ये हो गया हमारा बाजार कीमत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। यहाँ पे देखिए फैक्टर कास्ट यानी साधन लागत पे जो है NDP निकाला गया है, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाला गया है। फैक्टर कास्ट है ना, इसमें अगर हम जो क्या करें NIT को जोड़ दें, फैक्टर कास्ट में क्या करें NIT को जोड़ दें, टैक्स को शामिल कर दें, टैक्स को शामिल कर दें, यानी प्लस NIT कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स को फैक्टर कास्ट में जैसे ही ऐड करेंगे तो फैक्टर जो कास्ट है वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमको हो जाता है, ये हो जाता है NDP एट मार्केट प्राइस हो जाता है। यानी ये हो गया। और NDP जो मार्केट प्राइस है, ये जो मार्केट प्राइस है इसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड है। अगर उस टैक्स को घटा दें, यानी NIT को घटा दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें, तो ये हमको मिल जाता है NDP एट फैक्टर कास्ट। तो यहाँ पे जो फैक्टर, यहाँ पे जो NIT है ये या जो मूल्यह्रास है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग एजेंट बदलते हैं, जो क्या करते हैं एक चीज को दूसरी चीज में बदल देते हैं। मूल्यह्रास क्या करता है, सकल घरेलू उत्पाद को जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद में बदल देता है, या शुद्ध घरेलू उत्पाद को सकल घरेलू उत्पाद में बदल देता है। इसी तरह जो NIT है, NIT क्या करता है, फैक्टर कास्ट को मार्केट प्राइस में बदल देता है, या मार्केट प्राइस को फैक्टर कास्ट में बदल देता है। आइए हम लोग क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत, बाजार कीमत, शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पे और बाजार कीमत, सबकी जो परिभाषा जो एक बार फिर से देखते हैं, एक साथ देखते हैं। परिभाषाओं में बहुत विशेष अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है, हम उसी को समझते हैं। चलिए, ये है हमारा सकल घरेलू उत्पाद GDP। ये भी है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद
जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, यह है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तीनों की परिभाषाएं लगभग सेम हैं, अंतर है बस थोड़े का, बस थोड़ा थोड़ा। देखिए, एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें मूल्यह्रास शामिल हो जाता है। यही परिभाषा ये भी है, यहाँ पर भी परिभाषाएं सेम है। अंतर क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है साधन लागत पर, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो परिभाषा में भी क्या कीजिएगा कि जहां पे सकल घरेलू उत्पाद है उसके आगे जोड़ दीजिएगा साधन लागत पे सकल घरेलू उत्पाद। यानी ये जो परिभाषा दी गई है, ये वाली जो परिभाषा दी गई, इसी परिभाषा में हमको क्या जोड़ देना है, आगे जोड़ देना है साधन लागत पर। देखिए, साधन लागत पर एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं के मूल्य को, फिर देखिए साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें मूल्यह्रास शामिल रहता है। परिभाषाएं सेम है, बस जैसे जो है सकल घरेलू उत्पाद के आगे साधन लागत जुड़ गया है, इसी तरह परिभाषा में भी सकल घरेलू उत्पाद के आगे हम क्या जोड़ देंगे, साधन लागत जोड़ देंगे। इसी तरह बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद की जो परिभाषा है, परिभाषा हम वही देंगे, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के पहले क्या जोड़ देंगे, बाजार कीमत पे। यानी बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें मूल्यह्रास शामिल रहता है। मूल्यह्रास तीनों में शामिल रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों में सकल है, तीनों में सकल है, तीनों में जहां सकल है, जहां ग्रास है, वहां पे मूल्यह्रास शामिल रहता है। तो केवल आप जीडीपी की परिभाषा याद रखिएगा। जीडीपी की परिभाषा से जो है आप जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस परिभाषा बना सकते हैं। और इसी जीडीपी से जो है आप एनडीपी की भी परिभाषा बना देंगे, क्योंकि इस एनडीपी में मूल्यह्रास शामिल नहीं रहता है। परिभाषा रहेगी जीडीपी की, बस हम उसमें हम एक लाइन जोड़ देंगे कि इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं रहता है। आइए हम उसको भी समझ लेते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद, वही परिभाषा है कि एक वित्तीय वर्ष में जो है किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। लेकिन इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं रहता है। बस इतना ही अंतर है। एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। क्या करते हैं, जीडीपी में से जब हम मूल्यह्रास निकाल देते हैं तो उसी को बोलते हैं एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है, जो एनडीपी है, वो फैक्टर कास्ट पे भी निकाला जाता है और मार्केट प्राइस पे भी निकाला जाता है। यानी साधन लागत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पे शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद की जो परिभाषा है, इसी परिभाषा में हमको क्या जोड़ देना है, साधन लागत पर बाजार कीमत पर। देखिए, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध है। जहां पे शुद्ध होगा मूल्यह्रास शामिल नहीं रहेगा। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर एक वित्तीय वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं रहता है। ये इसका फॉर्मूला है। फैक्टर कास्ट में एनआईटी जोड़ दिया गया तो मार्केट प्राइस हमको मिल गया है। यानी अगर हम देखें तो हम लोग जो है जीडीपी देखें, जीडीपी में से हमने मूल्यह्रास को निकाल दिया तो हमको मिल गया एनडीपी।
ये सकल है और ये क्या है, ये शुद्ध है। ये सकल घरेलू उत्पाद है तो ये शुद्ध घरेलू उत्पाद है। अंतर केवल मूल्यह्रास का है। सकल में मूल्यह्रास शामिल रहता है और शुद्ध में शामिल नहीं रहता है। जीडीपी फैक्टर कास्ट पर भी निकाला जाता है, मार्केट प्राइस पर भी निकाला जाता है। और एनडीपी भी फैक्टर कास्ट पर भी निकाला जाता है, मार्केट प्राइस पर भी निकाला जाता है। यानी साधन लागत पर भी जीडीपी होता है, मार्केट प्राइस पर भी जीडीपी होता है। इसी तरह जो है फैक्टर कास्ट पर भी एनडीपी होता है, मार्केट प्राइस पर भी एनडीपी होता है। तो आज हम लोगों ने जो है जीडीपी को देखा, सरल घरेलू उत्पाद को देखा, हम लोगों ने जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को देखा, हम लोगों ने जो है साधन लागत पर भी जीडीपी को देखा, हम लोगों ने शुद्ध घरेलू उत्पाद को देखा, एनडीपी को देखा, हम लोगों ने जो है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को देखा और साधन लागत पर भी शुद्ध घरेलू उत्पाद को देखा। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। ये सारी चीजें जो को रिलेट करती हैं वो जीडीपी से ही कोरिलेट करती हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सारी जो आपकी शंकाएं रही हैं जीडीपी एनडीपी को लेकर वो काफी दूर हो गई होंगी। और भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपका स्वागत है। एक बार फिर से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।